मुझे कोई ताक रहा है। ये विक्षिप्त आदमी अब मेरा पीछा कर रहा है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मेरी और उसकी पहली मुलाकात की बात स्विमिंग से शुरू होती है। मैं तैरते हुए थक गई थी, इसलिए कुर्सी पर लेटकर आराम करने लगी। तभी पास में एक आदमी आया और मेरे बगल में बैठ गया। मैं बहुत उत्सुक थी। आराम क्षेत्र में इतनी सारी कुर्सियां थीं, फिर उसने मेरे बगल में ही क्यों बैठना चुना? क्या उसने मुझे बहुत सुंदर देखा और मुझसे बात करना चाहता था? मैंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और हेडफोन पहन लिए। इस समय वह आदमी पानी में उतरा। उसने स्विमिंग पूल में मुझसे कुछ कहा तो मैंने शिष्टाचार से अपने ईयरफोन हटा दिए। हाय सुंदरी, आप चिंता मत करो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं एक स्विमिंग कोच हूँ। क्या आप नीचे आकर थोड़ी देर तैरना चाहेंगी? मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स सिखा सकता हूँ। मुझे भी लगता है कि मेरी तैराकी की मुद्रा थोड़ी अजीब है, इसलिए मैंने उसकी बात सुनी और पानी में उतरकर उनसे सलाह लेने की सोची। वो ठीक है, आप मुझे सिखाएं, मेरी तैराकी की मुद्रा बहुत खराब है। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गहरे पानी की ओर ले गया। उसने अचानक मेरी ओर मुड़कर कहा, क्या हमें एक खेल खेलना चाहिए? उसने मुझे डरा दिया और तनाव के चलते मेरे पैर में मोच आ गई। मैं मुश्किल से किनारे तक पहुंचा और वह भी मेरे पीछे पीछे आ गया। उसने जोर से मेरे बाल पकड़ने की कोशिश की। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने मेरे कई बाल खींच ली। मैं अपना सामान समेटकर जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसने पीछे से मुझे पानी में धक्का दे दिया। फिर उसने मेरे कंधे पकड़ लिए। अब हम डूबने वाले खेल को शुरू करें। उसने मुझे जोर से पानी में दबा दिया। संघर्ष में मैंने उसके नाजुक जगह पर एक लात मारी। मैं तेजी से किनारे की ओर तैरा, सामान उठाया और कार की ओर भागी। बाद में मैंने पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस के आने के बाद भी उन्होंने उस विकृत को नहीं पकड़ा। उसके बाद से मुझे हमेशा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। जब मैं सो रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने कैमरे में देखा कि वह विक्षिप्त आदमी मेरी खिड़की के बाहर से मेरी सोते हुए तस्वीरें ले रहा था। मैंने फिर से पुलिस को रिपोर्ट की। हालांकि पुलिस ने उस आदमी की जानकारी प्राप्त की, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वे उसे पकड़ नहीं सकते थे और मैं उसे मुकदमे में नहीं ले जा सकती थी। वो लगातार 9 साल तक इस तरह से मेरी निगरानी करता रहा। आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि रोज का प्यारा और मासूम दिखने वाली छोटी शिष्या के दिल में अज्ञात पागलपन छुपा हुआ है, जो हमेशा मुझे गिराने और फल खाने की सोचती रहती है। लेकिन एक गलतफहमी के कारण जब वे दोबारा मिले तो तलवारें खींच ली गईं। असल में लड़की साधारण योग्यता वाली शिष्या थी, जबकि आदमी सभी द्वारा आदरणीय बड़े भाई थे, जिन्हें मिलना नहीं चाहिए था। वे एक आकस्मिक मुलाकात से गहरे जुड़े और भविष्य में कई स्मृतियां बनाई। यह भी कारण बना कि लड़की का वह मासूम मोह धीरे धीरे जागृत होने लगा। लेकिन एक संयोग से युवक ने एक साजिश का पता लगाया, जब गांव को मार दिया गया था और उसे अपनाया गया था। यह सब गुरु की योजना थी, जिसके पीछे उसका दिल जीतने का मकसद था। इसलिए बदला लेने के लिए पुरुष ने संप्रदाय से विद्रोह किया और दुष्ट मार्ग में शामिल हो गया और 10 साल बाद लगभग पूरे महाद्वीप को एक साल। लेकिन मासूम छोटी शिष्या ने अपने दिल में न्याय के लिए मरते दम तक प्रतिरोध किया। इसलिए एक जबरदस्त 2 मार्गों की लड़ाई छिड़ गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि पुरुष का दिल कभी भी अच्छाई से वंचित नहीं हुआ और अंत में उसने शिष्या के शांगयांग पर हमला किया, केवल इसलिए कि उसकी इच्छा पूरी हो सके, यानी शिष्या को बंधनों से मुक्त करना और उसे एकाकी ऊंचाई प्राप्त करने में मदद करना। लाखों में एक। लेकिन जैसे ही आदमी ने सोचा कि सब कुछ योजना के अनुसार होगा, मूर्ख सिस्टर ने अपनी शारीरिक सुरक्षा की परवाह किए बिना, भले ही उसे अपनी गोल्डन कोर चलानी पड़े, मुझसे मुकाबला करने की ठान ली, जिससे आकाश में अचानक एक सुनहरी तलवार की आभा दिखाई दी। अचानक गड़गड़ाहट के साथ तेज बिजली कड़की। कुछ ही क्षणों में शंगयांग के नागरिक और मौजू के सैनिक पूरी तरह से नष्ट हो गए और पुरुष ने विश्व को नुकसान न पहुंचाने के लिए जैसे ही तेनफा गिरने वाली थी, उसे समय पर धक्का देकर दूर भेज दिया, जबकि वह खुद उस तेनफा में गायब हो गया। लेकिन जब वह फिर से होश में आया तो उसने पाया कि उसके चारों ओर सब कुछ उजाड़ हो चुका था, यहाँ तक कि उसके लिए कोई कपड़े भी नहीं बचे थे। मौजूद होने के नाते शाओयान को लगा कि यह किसी की शरारत है और वह तुरंत अपना शिव वेई बढ़ाने की इच्छा में था, सोच रहा था। सिखाने का सोचा, परंतु सोचा भी नहीं था कि शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक से बंद हो जाएगी और जांच करने पर पता चला कि आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत मानी जाने वाली भूमि की आध्यात्मिक नस बंद कर दी गई है। अपनी शक्ति भी इतनी गिर गई कि संभल नहीं पाई। ये निश्चित रूप से इस दिन का मार्ग मेरी प्रतिभा से ईर्ष्या कर रहा है। डर रहा है कि मैं एक कदम में स्वर्ग को छू लूंगा और इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा। हालांकि मेरे जैसे उच्च स्तर के साधक भी पहले की दिव्य सजा का सामना नहीं कर सकते थे। शायद बाकी लोग तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं और प्रकृति में मिल गए हैं। लेकिन जब शाओयान उदास था, तभी उसने अचानक एक परिचित जड़ी की माला पाई, जो कि वही है जो छोटी शिष्या बचपन से पहनती थी। इस समय यूपेई टूट चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी शिष्या भी गिर गई हो? यह सोचकर शाओयान गुस्से से कांप उठा। कमीने भगवान, अगर तुमने मुझे जानबूझकर निशाना नहीं बनाया होता तो मैं कब का योजना पूरी कर चुका होता। ऐसा कहते हुए शाओयान कल्पना में खो गया। सपना देखा कि शिष्या हार गई और उसे उसने पकड़ लिया। मुंह से लगातार प्यास की शिकायत कर रही हो और मैं तुम्हें खुद अपने हाथ से पानी पिला रहा हूँ। लो मुंह खोलो। मुंह क्यों नहीं खोल रही हो? ये भी कोई तरीका नहीं है। मैं ये नहीं देख सकता कि तुम प्यास से मर जाओ। छोटी बहन शर्मिंदा होकर सवाल करती है कि उसे क्यों नहीं मारा। शोयन तुरंत मीठे शब्दों में जवाब देता है, आखिरकार तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। ये सुनकर छोटी बहन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो फिर क्यों भाई ने पथभ्रष्टता का रास्ता चुना? पहले के बड़े भाई कितने दयालु थे। इस पर शाओयान ने ज्यादा सफाई नहीं दी, सीधे ही हथकड़ी खोल दी और फिर छोटी बहन को उठाकर उसे ठीक से आराम करने दिया। इससे पहले खुद कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये छोटी बहन के दिल में प्रेम जगा देता है। जब बड़े भाई जीत गए तब भी इतने ध्यान से, तो बदले में ऊपर कौन है और नीचे कौन है इसका क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आगे का हिस्सा भुगतान का है, इंतजार करो। मैं जब शुरुआत में नहीं सोचा था, लेकिन अब खुद के पास कुछ नहीं है, भले ही फिर से शुरुआत करनी पड़े। अकेले इस दुनिया में रहने में क्या दिक्कत है।
सोचते सोचते शाओ यान ने सब छोड़ने का निर्णय लिया। घास की चटाई में लिपटकर आराम से जमीन पर लेटकर मृत्यु का इंतजार करने लगे। लेकिन जब वह मृत्यु के बाद शिष्या के साथ मिलने की उम्मीद कर रहे थे, तब अचानक आसमान में एक विशालकाय चीज प्रकट हुई और तुरंत ही जमीन की ओर एक लेजर की किरण छोड़ दी। प्रभावित होने से बचने के लिए शाओ यान जमीन पर लगातार बचते रहे जब तक कि लेजर एक खरगोश पर नहीं पड़ी। केवल 2 सेकंड और आधा सेकंड के बाद खरगोश गिर पड़ा। घटनास्थल पर मौत हो गई। ये देखकर शिव यान के भीतर एक झटका लगा, क्योंकि इस चीज की चमक बिल्कुल आसमानी सजा की रोशनी जैसी थी। क्या ये संभव है कि जब शिमी के साथ आखिरी युद्ध हुआ तो बुलाई गई आसमानी सजा भी इससे संबंधित थी? ये सोचते ही शाओ यान की मरने की इच्छा समाप्त हो गई और सच्चाई जानने के लिए उन्होंने शीघ्रता से पीछा करने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह उड़ान कौशल का प्रयोग करने की योजना बनाने लगे, तब उन्हें याद आया कि अब वह सिर्फ बुनियादी स्तर पर हैं और यह कर पाना असंभव है। परंतु इसके बावजूद वह सच्चाई जानने के लिए जाने का निश्चय करते हैं। लेकिन वे अभी थोड़ी ही दूर चले थे। मर चुकी खरगोश में अजीब बदलाव हुआ और इधर थोड़ी देर में ही शिव यान के मन में शिकायत उठने लगी। वह सोचता है कि वह कभी विश्व को कंपाने वाला मौजू सम्राट था, जहाँ भी जाता लोग डर से थरथरा जाते। लेकिन अब वह घास के बिस्तर पर लेटा है और उसकी जिंदगी केवल कचरा उठाने पर निर्भर है। और वह जानवर आखिर कहाँ भाग गया? अब बिल्कुल दिशा नहीं बची है। अचानक शिव यान को एक विचार आया। उसने और छोटी शिष्या ने आखिरी लड़ाई चांगयांग में की थी। शहर के लाखों लोग निश्चित रूप से कुछ तो महसूस करेंगे। और उस राक्षस के पहले जाने का दिशा भी ठीक वही है जो चांगयांग है, निश्चित रूप से यह मानते हुए कि शहर में अभी भी कुछ जीवित हैं और युद्ध क्षेत्र साफ करने के लिए जा रहे हैं। ये सोचते हुए शाओ यान तेजी से आगे बढ़ा और अंत में सूर्यास्त के समय मंजिल पर पहुंचा। जैसे ही वह करीब आया, उसकी छाती से सोने की रोशनी से चमक उठी और फिर एक आंतरिक अंगूठी उससे बाहर निकली। इससे शाओ यान को और अधिक यकीन हो गया कि शहर में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। बस उसकी वह जोश से भरी हुई मुट्ठी न केवल दरवाजे को खोलने में असफल रही, बल्कि उसके हाथ पर एक बड़ी सूजन आ गई। अंत में उसने एक बड़ा चक्कर लगाया और तब कहीं जाकर उसे एक टूटी हुई जगह मिली। भले ही वह एक महान राक्षस सम्राट था, पर जब आसपास कोई न हो तो कहते हैं कि बड़ी बातें करने वालों के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखना ठीक है। लेकिन इस आसपास की जर्जर हालत देखकर क्या सच में यहाँ कुछ खोजने लायक है? छोड़ो, अब सबसे महत्वपूर्ण है पहले एक कपड़े का सेट ढूंढना। हालांकि खोजते खोजते अंत में बस यही रूप प्राप्त कर सका। अचानक शाओ यान ने पास में गिरा एक बोतल देखा। पास लाकर देखा तो ये एक बोतल जिंगशियांग बाओडाओ बोंग था। इस तरह की चीज लेकर चलना सचमुच मेरे सम्मान का अपमान है। सीधे दवा फेंककर बड़ा कदम बढ़ाना चाहा, लेकिन अफसोस शरीर ने दिमाग को नियंत्रित कर उसे वापस उठा लिया और इसे ये कहकर सुंदर नाम दिया कि अंत समय में किसी बचे हुए व्यक्ति से मिलने पर कुछ जवाब होना चाहिए। इसके बाद शाओ यान ने शहर में एक खोज शुरू की, लेकिन अंततः परिणाम निराशाजनक था। ज्यादातर बेकार का सामान था और जीवित व्यक्ति कहीं नहीं दिखा। यहाँ तक कि कोई कंकाल या बाल भी नहीं थे, जैसे कि सीधे गायब हो गए हों। खैर, अब मेरे पास कपड़े हैं, अब सब कुछ मिल गया है। समय आ गया है उस राक्षस का सामना करने का। लेकिन अचानक शाओ यान फिसल गया। ध्यान से देखा तो पाया कि वह जमीन से जुड़ी एक लोहे की जंजीर थी। उसने इसे थोड़ा खींचने की कोशिश की, बिना सोचे कि अचानक उसके कदमों के नीचे एक गुप्त रास्ता खुल गया और वह उसके अंदर गिर गया। लेकिन जो नीचे दिखाई दिया वह एक घर था और हवा में एक खुशबू फैल रही थी और ये परिचित खुशबू वास्तव में छोटी शिष्या की शरीर की सुगंध थी। यह सोचकर कि छोटी शिष्या अभी भी जीवित है और अब सिर्फ वे दो ही हैं, शाओ यान अत्यंत उत्साहित हो गया और तुरंत घर के अंदर भागा। छोटी शिष्या, मैं आ रहा हूँ।